बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In our previous lecture we were discussing about chapter number 5 which is microorganism. So let's continue this chapter. In this chapter in microorganism we are discussing about microorganism and what are microorganism. Microorganisms are organisms which are very small size, which are tiny organisms and they are not seen with our naked eyes. And हमें क्या use करना पड़ता है? We use special इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप टू सी दैम। वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुद से नहीं देख सकते, अपनी आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ भी कॉज करते हैं। हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक वी वर डिस्कसिंग वॉज डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। Disease caused by viruses and microorganisms. Viruses और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं। एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कब पता चला? इन 19th century साइंटिस्ट discovered that many diseases are caused by microorganism. In 19th century तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी डिजीज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। 19th century में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं और बहुत सी डिजीज़ेस ऐसी हैं जिसका रीज़न क्या है, जिसकी वजह क्या है, ये वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड दिस theory is called as germ theory. What is germ theory? Germ theory क्या है? Germ theory is that many diseases are caused by microorganism. बहुत सारी डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। और ये कब डिस्कवर किया था? 19th century में डिस्कवर किया था। germ theory was discovered in 19th century and theory is that many diseases are caused by microorganism. There is a scientist, Louis Pasteur. Louis Pasteur is a scientist who also favor germ theory, जिन्होंने भी ये कहा कि बहुत सारी डिजीज़ेस किसकी वजह से कॉज होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस की वजह से कॉज होती हैं। और लुइस पैस्चर ने क्या किया था? पैस्चराइजेशन का प्रोसेस हमें बताया था, इन्वेंट किया था। इट इन्वेंट द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। और पैस्चराइजेशन में क्या होता है? इन पैस्चराइजेशन लिक्विड्स जो होते हैं, मिल्क है, जैसे लाइक मिल्क है, लिक्विड को हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल करने से क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और उसके बाद उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है, उस लिक्विड को, उस मिल्क को कंटेनर के अंदर, जो कि पहले से जर्म फ्री होता है, जिसको कि हम पहले से उसमें से जर्म्स को किल कर देते हैं बाय गिविंग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जब उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उसके
उसके बाद उसको स्टरलाइज्ड कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है। वो कंटेनर जिसके अंदर हम उस फूड को प्रिजर्व करते हैं, उस मिल्क को या उस लिक्विड को प्रिजर्व करते हैं, वो कंटेनर भी क्या होता है, स्टरलाइज्ड होता है, उसके अंदर से भी जर्म्स को किल कर दिया जाता है। तो वो फूड भी फ्री ऑफ जर्म्स है, उसके अंदर जर्म्स मौजूद नहीं है। जिस कंटेनर में उसको हम सेव कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, वो भी स्टेरिलाइज्ड है, उसके अंदर भी जर्म्स नहीं है। इस तरह से वो लिक्विड या वो मिल्क या वो फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाती है और उसके अंदर जर्म्स क्रिएट नहीं होते, प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और वो डिजीज कॉज नहीं करता, वो फूड खराब नहीं हो सकती है। सो इन 19th century germ theory was proposed that what is germ theory? Germ theory is that many diseases are caused by microorganism and Louis Pasteur is a scientist who favored the germ theory. इन्होंने भी germ theory को favor कहा. He also said that many diseases are caused by microorganism and he invented पैस्चराइजेशन प्रोसेस और इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मिल्क को या लिक्विड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। नाउ द ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस, वायरसेस भी डिजीज़ कॉज करते हैं और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और बहुत से और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब डिजीज़ कॉज करते हैं। तो वो वायरसेस एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वायरसेस, वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज germs. The organisms and viruses which cause diseases in animals, in plants, in human beings are called as germs. वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। किसके अंदर डिजीज कॉज करते हैं? प्लांट में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, कुछ एनिमल के अंदर और कुछ जो होते हैं एनिमल ह्यूमन बींग्स दोनों के अंदर डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। सो ऑल वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म Those cause diseases in living organisms are called as germs. उन्हें germs कहा जाता है। अब इन वायरसेस और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज हो रही है, उन डिजीजेस को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, The diseases which are caused by viruses and microorganisms are called as infectious diseases. सिर्फ वो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हैं या वायरसेस की वजह से हो रही हैं उसको हम infectious diseases कहते हैं। So in 19th century germ theory was discovered and germ theory is that many diseases are caused by microorganism and Louis Pasteur is a scientist who favored germ theory. He also said that many diseases are caused by microorganism and he invented the process of pasteurization by which we can preserve milk or liquid easily and milk and liquid can be free of germs. And the microorganisms or viruses which cause diseases are called as germs and the diseases which are caused by viruses and microorganisms are called as infectious diseases. Now let's move towards the diseases caused by viruses. Our next topic is disease caused by viruses. Diseases caused by viruses. Viruses are very स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट वायरसेस आर मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है, इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। दैट इट कैन एंटर इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। ये इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं कि ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी एंटर हो सकते हैं और वहाँ जाकर भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। सो वायरसेस आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर स्मॉलर देन bacteria and we cannot see viruses, we cannot observe viruses by ordinary microscope. हम इसको ordinary microscope के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एंड वायरसेस भी क्या होते हैं, इनको भी ग्रो करना होता है, इनको भी फूड की नीड होती है। दे नीड फूड, दे कैन ग्रो एंड दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन रिप्रोड्यूस। इनको फूड चाहिए, ये ग्रो करते हैं, अपनी नंबर, अपनी तादाद को इंक्रीज करते हैं और इसी तरह से रिप्रोड्यूस भी करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है। But viruses are unable to reproduce by themselves. They are
अनेबल टू रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, क्यों नहीं हो सकते? ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये अपनी तादाद, अपने नंबर खुद से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं हो जाते हैं। सो दे नीड अ होस्ट। होस्ट हम किसे कहते हैं? होस्ट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैंगे, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अगर उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उसकी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्टे किया हुआ है, वो वहाँ सर्वाइव कर रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल, वो प्लांट, वो ह्यूमन बीइंग क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या उस वायरस का। जो भी वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अपर ऑन द बॉडी है या इनसाइड द बॉडी मौजूद है, तो वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होस्ट कहलाता है। तो वायरस को क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की नीड होती है। एक उसे होस्ट चाहिए होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। जब तक वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं हो जाता, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता है, वो अपनी तादाद को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो इसको रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। इस वजह से वायरसेस को अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किया गया है और इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बिटवीन अभी इसको कंसीडर किया जाता है। साइंटिस्ट ने अभी तक इससे वायरसेस को ये नहीं कहा कि इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इट कांट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसको एक होस्ट की नीड होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की नीड होती है। जब तक ये आउटसाइड मौजूद होगा, बॉडी के आउटसाइड है, इन्वायरमेंट में है, जब तक ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। जब ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाता है तो फिर ये अपनी नंबर इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई होता है और ये रिप्रोड्यूस करता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरस भी बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। लाइक कौन सी डिजीज? कॉमन कोल्ड, जो आपको कोल्ड हो जाता है, आपको फ्लू हो जाता है। कॉमन कोल्ड, फ्लू किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। Cold is caused by viruses, and influenza, cold, influenza, measles, mumps, rubella, hepatitis, hand, foot and mouth disease, chicken pox, smallpox and AIDS. These are diseases caused by viruses: cold, influenza, measles, mumps, rubella, hepatitis, hand, foot and mouth diseases, chicken pox, smallpox and AIDS. These are diseases caused by viruses. And in hand, foot and mouth diseases, ulcer and blisters are formed. इसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं? अल्सर्स और ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। Ulcers and blister are formed on hand, foot and inside the mouth. हाथ के ऊपर, पैरों पर और आपके माउथ के अंदर क्या हो जाते हैं? अल्सर्स एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड हो जाते हैं। अल्सर और ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं किस डिजीज़ के अंदर? हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के अंदर अल्सर एंड ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं। एंड देयर इज़ अ वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, tobacco mosaic virus cause tobacco mosaic disease in tobacco plant. ये वो वायरस है जो कि किस पे अटैक करता है? टोबैको प्लांट पर अटैक करता है।
और कौन सी डिजीज कॉज करता है? टोबैको मोज़ेक disease. Okay, tobacco mosaic virus is a type of virus which attack on tobacco plant and cause tobacco mosaic disease. इसी तरह से there is influenza virus. Influenza virus is a type of virus जो किसके ऊपर अटैक करता है? Animals, which attack on animals and human beings. Okay, influenza virus is a type of virus which attack on animals and human beings and cause influenza. और क्या cause करता है? Influenza cause करता है. इसी तरह there is a bacteriophage virus. Bacteriophage virus is a type of virus which attack on bacteria. किसके ऊपर अटैक करता है? ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है. ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, वहाँ रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है और बैक्टीरिया की बॉडी को हार्म करता है, नुकसान पहुँचाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल इसको बैक्टीरिया को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है. सो दीज आर डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस. और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वायरसेस से? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, एड्स, और ये तमाम डिजीजेज होती हैं. टोबैको मोज़ेक वायरस कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑन टोबैको प्लांट. इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज इन्फ्लुएंजा इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. एंड बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय इट. Okay, now let's move towards the diseases caused by bacteria. Diseases caused by bacteria, bacteria भी disease cause करते हैं, but all bacteria are not harmful. तमाम bacteria disease cause नहीं करते, तमाम bacteria harmful नहीं होते. Some bacteria are also useful. कुछ bacteria useful भी होते हैं, वो हमें फ़ायदा भी पहुँचा रहे होते हैं. कुछ bacteria ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, उससे हमें सेफ करते हैं, हमें बचा रहे होते हैं. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, तो वो हमें विटामिन के प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं करती है, हमारी बॉडी में वो फॉर्म नहीं होते, उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि जर्म्स हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं. एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग सबकी बॉडी के अंदर ये डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नाउ डिजीज़ कौन सी प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया? कॉलेरा एंड नमोनिया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं, टाइफाइड फीवर, नमोनिया कॉज करते हैं, वूपिंग कफ, फूड पॉइजन. बैक्टीरिया फूड को भी ख़राब कर देते हैं और अगर कोई भी पर्सन उस फूड को लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उस फूड को खाता है, तो उसके अंदर फूड पॉइजन हो जाता है. टूथ डीके, and gum diseases. Tooth decay and gum diseases. टूथ डीके और गम डिजीजेज में क्या होता है कि हमारे टीथ के ऊपर प्लाक फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया जो कि हमारे टीथ के बिटवीन होते हैं, मौजूद होते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे टीथ के बीच में मौजूद होते हैं, दो दांतों के बीच में मौजूद होते हैं. वो टूथ के ऊपर प्लाक फॉर्म करते हैं, डेंटल प्लाक फॉर्म करते हैं. इसके अलावा
डेंटल प्लाक फॉर्म करते हैं। इसके अलावा वो बैक्टीरिया जो शुगरी फूड को अपनी फूड कंज्यूम करते हैं, वहाँ से फूड हासिल करते हैं। शुगरी फूड, जो भी आप मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, वो उन मीठी चीज़ों से अपनी फूड हासिल करते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर प्लाक फॉर्म करते हैं, और इस प्लाक की वजह से क्या होता है, वो टीथ डैमेज होना शुरू हो जाता है, और टीथ डैमेज होता है, वो उसके अंदर होल कॉज करते हैं, एक सुराख बना देते हैं। सुराख कैसे फॉर्म होता है कि वो जो बैक्टीरिया है जो शुगरी फूड से अपनी फूड लेते हैं, शुगरी फूड से जब वो अपनी ग़िज़ा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं एसिड में। वो बैक्टीरिया शुगर को तोड़ देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म होता है। और ये एसिड जो है, अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, अगर आप गार्गल नहीं करेंगे और बैक्टीरिया वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर एसिड भी मौजूद है, तो ये एसिड क्या करता है, उस टीथ के अंदर, उस टूथ के अंदर होल प्रोड्यूस करता है, सुराख बना देता है, उसको नुकसान पहुँचाता है, उस दांत को, उस टीथ को, उस टूथ को नुकसान पहुँचाता है, और वहाँ पर एक होल प्रोड्यूस हो जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता होल जो है वो बढ़ता जाता है और टूथ डीके होता है, आपके दांत खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरह से जो वो बैक्टीरिया जो कि हमारी टीथ के बिटवीन पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो कि शुगरी फूड से अपनी फूड हासिल करते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, डेंटल प्लाक फॉर्म करते हैं, होल फॉर्म कर देते हैं, टीथ के अंदर होल्स फॉर्म करते हैं, और उसकी होल्स की वजह से आगे प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। अगर आप प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, अपने दांतों की ब्रश नहीं करते हैं, टूथ डीके होता है, और इसके साथ साथ गम डिजीज़ भी हो जाती हैं। और गम डिजीज़ में क्या होता है, गम स्वेलअप हो जाता है। गम डिजीजेज में गम क्या होगा, स्वेलिंग फॉर्म में हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाती है, रेड गम हो जाते हैं, एंड ब्लीडिंग इजीली हो जाती है, ब्लड इसमें से रिलीज होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग क्या होती है, इजीली ब्लीडिंग हो जाती है, कहाँ से, गम्स में से। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जबकि आप अपने दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, उनको सही से क्लीन नहीं कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से डिजीजेस कॉज्ड होती हैं बैक्टीरिया से, कॉलेरा, नमोनिया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, फूड पॉइजन होता है, टूथ डीके एंड गम डिजीजेस। अब इन टूथ डीके और गम डिजीजेस से प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। 2 दफ़ा आपको आप दिन भर में मॉर्निंग और नाइट टाइम पर अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। फ्लॉस योर टीथ वंस अ डे, दिन में 1 दफ़ा आपको फ्लॉस करना चाहिए। जो टीथ के बिटवीन स्पेस है उसको क्लीन करते हैं हम फ्लॉस को यूज़ करते हुए। प्रॉपर चेकअप कराएं, वंस इन अ ईयर आपको अपने डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास विजिट करना चाहिए। इसी तरह से आपको जो शुगरी फूड है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, और अगर आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन गार्गल कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, अपने टीथ को क्लीन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया एसिड फॉर्म नहीं कर सकें। इसी तरह स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि आपके टूथ, आपके जो गम्स हैंगे और टीथ हैं वो हेल्दी रहेंगे। Now other organisms are also present which cause diseases like fungus, fungi. Fungi भी disease cause करता है. And our next topic is diseases caused by fungi and other microorganisms. Diseases caused by fungi and other microorganisms. अब फंजाई भी क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे फंजाई से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, एथलेट्स फुट हो जाता है। एथलेट्स फुट स्किन डिजीज़ है, जिसमें कि स्किन के ऊपर फंगस ग्रो करता है, और फंगस जब स्किन पे ग्रो करता है तो स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई, स्किन बिकम ड्राई, स्किन बिकम रफ हो जाती है, स्केली हो जाती है, स्केल्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड इची हो जाती हैं। इचिंग होने शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एथलेट्स फुट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ स्किन, स्किन की डिजीज़ है, एंड स्किन बिकम ड्राई, रफ, स्केली एंड इची। इसके अलावा और जो दूसरे फंजाई हैं, जैसे ईस्ट है, ईस्ट ऑल्सो कॉज डिजीज़। ईस्ट इज़ अ type of fungi, it also cause disease in organism
बहुत से ईस्ट ऐसे भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वो डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज मलेरिया। क्या कॉज करता है ये? मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल फीवर कॉज करता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किस तरह से ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ट्रांसमिट होता है? थ्रू मॉस्क्यूटोज। ये मॉस्क्यूटोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज्ड होता है, ट्रांसमिट होता है। हमारी बॉडी में किसके थ्रू आता है? ये मॉस्क्यूटोज के थ्रू। जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है और उस मॉस्क्यूटो की बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, और जब वो हमें बाइट करेगा, किसी भी ह्यूमन बींग को बाइट करता है, वहाँ से वो ब्लड सक करता है। ब्लड सक करने से क्या होता है? प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर इन्फ्यूज्ड हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, और वो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद मलेरिया कॉज करता है। और हर तरह का मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम कैरी नहीं करता। ये जो स्पेसिफिक है, जैसे फीमेल एनाफिलस, female anopheles is a mosquito which carry plasmodium and it cause मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। इसी तरह से जो एडीज मॉस्क्यूटोज होते हैं वो डेंगू फीवर कॉज करते हैं। एडीज एडीज मॉस्क्यूटो क्या कॉज करते हैं? डेंगू फीवर। इस तरह से क्या हुआ कि मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अदर देन बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस विच कॉज डिजीजेस इन एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। जहाँ पर आपने देखा कि मॉस्क्यूटोज भी क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो अपनी इन्वायरमेंट है वो क्लीन होनी चाहिए और वहाँ पर माइक्रो मॉस्क्यूटोज नहीं होने चाहिए। उसको हमें फ्री फ्रॉम मॉस्क्यूटोज रखना चाहिए। क्लीन इन्वायरमेंट हो, आप स्प्रे करते रहें। आपके इन्वायरमेंट में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ मॉस्क्यूटोज नहीं हो, क्योंकि मॉस्क्यूटो से आपने देखा है डेंगू फीवर भी किसकी वजह से होता है? मॉस्क्यूटो से। और मलेरिया भी किसकी वजह से फैलता है? मॉस्क्यूटो की वजह से स्प्रेड करता है ये सोसाइटी के अंदर। ओके, नाउ हमें इन डिजीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर डिजीज़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, और वैसे हमें क्योर भी करना चाहिए और प्रिवेंशन भी करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन। हम बीमारियों का इलाज किस तरह से करेंगे और किस तरह से हम बच सकते हैं इन डिजीज़ से। तो हम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर खुद से नेचुरली डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और ये डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, बचा रहा होता है। और ये डिफेंस डिफेंस सिस्टम कहलाता है इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली डिफेंस सिस्टम मौजूद है बीमारियों से बचने के लिए, इट इज़ कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो हम खुद से भी बीमारियों से बच सकते हैं जबकि हम हेल्दी होंगे। हेल्दी बॉडी जो होती है वो बीमारियों से इजीली फाइट कर सकती है। तो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है, अगर हेल्दी मैन है, कोई भी इंसान अगर हेल्दी होगा, हेल्दी डाइट लेता होगा, तो वो इजीली इन डिजीज से बच सकता है। तो वहाँ पर क्यों? क्योंकि उनका हेल्दी जो ऑर्गेनिज्म है, हेल्दी मैन के अंदर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग का डिफेंस सिस्टम भी क्या होगा? हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा और हम उन डिजीज से बच सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है? हम मेडिसिन्स लेते हैं। अगर फिर भी कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मैन बीमार हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है, तो फिर हम किसकी तरफ आते हैं? ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक। जो मेडिसिन
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है, वो मेडिसिन क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक्स। सो वी यूज़ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंड व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स। ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। और ये केमिकल्स क्या करते हैं? ये केमिकल्स बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, या तो उसे मार देंगे या फिर क्या करेंगे? उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उसको ग्रोथ करने नहीं देते हैं। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस तरह से ये हमें क्या करते हैं? उस डिजीज़ का ट्रीट करते हैं, उन बैक्टीरिया को किल कर देंगे जो हमारी बॉडी के अंदर है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी इंसान है उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये एंटीबायोटिक केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे और उसको या फिर उसे किल कर देंगे और हमें उस बीमारी से सेफ कर लेते हैं। एंड वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन वायरस की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और अगर वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से है, तो उसके लिए एंटी वायरल मेडिसिन यूज़ की जाती है। और अगर फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की जाती है। So bacterial infections are treated by antibiotics, and antibiotics are chemicals which kill or inhibit growth of bacteria, and viral infections are treated by antiviral diseases, antiviral medicines, and fungal infections are treated by antifungal medicines से इनको treat किया जाता है। And let's move towards prevention. क्योर भी साइंटिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड आउट द क्योर ऑफ मैनी डिजीजेस। अभी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं बहुत सारी डिजीजेस के क्योर को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि एड्स है, एड्स का अभी तक क्योर फाइंड आउट नहीं हुआ है, अभी तक उसके ऊपर वर्क चल रहा है। तो साइंटिस्ट आर वर्किंग येट टू फाइंड आउट द क्योर ऑफ एड्स एंड अदर डिजीजेस। प्रिवेंशन, हम क्या कर सकते हैं? बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से बचने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या होता है? क्योर से बेटर देन होता है, बेहतर होता है। और आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो मैन टू मैन ट्रांसफ़र होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में, या एनिमल से भी दूसरे एनिमल्स में। और आपको बताया था कि फ्लू जो है वायरल डिजीज़ है, और बर्ड फ्लू भी हो जाता है, बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर फ्लू हो जाता है, और वो बर्ड फ्लू बर्ड से बर्ड्स में या एनिमल से एनिमल में तो ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से वो ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र होता है, और फिर वो अगर एक बर्ड से एक मैन में ट्रांसफ़र हुआ और उस मैन से दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से ये इन्फेक्शियस डिजीजेस एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं। तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? नॉट टू क्लोज टू द इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है आपको उससे क्लोज नहीं होना है। नॉट टू क्लोज टू द इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्शन, अगर ऐसा कोई भी आपके घर में पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। या फिर आपकी सराउंडिंग में इस तरह का है, आपकी क्लास में इस तरह का कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड डोंट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैंगी उसको आपको शेयर नहीं करना है। डोंट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। आपका लाइक टॉवल्स है गया, कॉम हैगा, ब्रश है, जो आपकी अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं उनको शेयर नहीं किया करें। एंड थर्ड इज वैक्सीनेशन। हम बहुत सी डिजीज़ से बच सकते हैं, किसके ज़रिए? वैक्सीनेशन के थ्रू हम बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन क्या होती हैं? वैक्सीनेशन आर वीकेंड और डेड जर्म्स। ये क्या होती हैं? वीकेंड और डेड जर्म्स होती हैं, वही जर्म्स जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं।
वो जर्म्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर हो रहा है बैक्टीरिया से, तो वही टाइफाइड फीवर का जो जर्म है, जो बैक्टीरिया है, वो वीकेंड फॉर्म में या डेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाता है। उसको इन्फ्यूज करने से क्या होता है, हम ओरली भी उसको ले सकते हैं या फिर थ्रू इंजेक्शन के थ्रू भी वैक्सीन ले सकते हैं। अब होता क्या है, जब ये वीकेंड और डेड जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट आर इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, ये उसको एक्टिवेट कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है टू फाइट दैट जर्म्स, अगेंस्ट दैट जर्म, उस जर्म के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। और अगर कभी भी हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म एंटर होगा जो कि डेड नहीं है, लाइव जर्म्स एंटर होगा, तो ये इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करके उसको किल कर देगा और वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। सो हमें क्या करना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को शेयर नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, तो हम बहुत सारी डिजीज से सेव हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड डीके, ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉटन ब्रेड एंड रॉटन ऑरेंज। वो ब्रेड है जिसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है और वो ये ब्रेड खराब हो चुकी है। इसी तरह से ऑरेंजेस के ऊपर आपने देखा है, इसके अपर सरफेस पर ऊपर का जो पोर्शन होता है वहाँ पर फंगस ग्रो करती है और ये जो ऑरेंज है वो खराब हो जाता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मोल्डी ब्रेड और यू कैन से रॉटन ब्रेड एंड रॉटन ऑरेंज। और ये ब्रेड और ऑरेंज किसकी वजह से ख़राब होता है, ये फंगस ग्रो करता है इसके ऊपर और ये फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है। तो फंगस क्या कर रहा है, ब्रेड पर ग्रो करता है और ऑरेंज पर ग्रो करता है, दूसरे फ्रूट्स पर ग्रो करता है, फूड पे ग्रो करता है और वहाँ पर उसको ख़राब कर देता है, रॉट कर देता है, स्पॉइल कर देता है। इस तरह से फंगस क्या कर रहे हैं, फूड को ख़राब कर रहे हैं। और बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को ख़राब करते हैं। और ये जो करी है और मिल्क, करी और मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से अपनी फूड हासिल करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और मिल्क और करी को ये स्पॉइल कर देते हैं। ये उसको स्पॉइल कर रहे होते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और सार टेस्ट हो जाता है। वो मिल्क या वो जो करी है, सालन है, वो खट्टा हो जाता है, उसका टेस्ट सार हो जाता है और वो स्पॉइल हो जाता है। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फूड में ग्रो करते हैं और वहाँ से फूड भी हासिल करते हैं और डिजीज़ भी उस फूड को ख़राब कर देते हैं। और अगर कोई पर्सन, कोई भी इंसान उस फूड को ले लेता है, उसको कंज्यूम करता है, उस फूड को खा लेता है जो कि इन्फेक्टेड है या फंगस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड है, तो उसमें फूड पॉइजन हो जाता है। दे कॉज फूड पॉइजन। लाइक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस दिस वन एंड इकोलाई दिस वन, दे कॉज फूड पॉइजनिंग एंड दे कॉज फूड रॉटनिंग। फूड को ख़राब करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड इकोलाई। ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि मिल्क के अंदर या करी के अंदर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उसको स्पॉइल करते हैं और उसका सार टेस्ट जो है वो सार टेस्ट कर देते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपको पहले बताया था, ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा साल्मोनीला बैक्टीरिया है, साल्मोनीला बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, वो अनकुक्ड और रॉ फूड, जो कच्ची फूड होती है, अनकुक्ड है या अंडर कुक्ड फूड है, उस पर ग्रो करते हैं। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ पर डिजीज़ कॉज करते हैं। वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं, उसको ख़राब करते हैं और फिर कोई भी अगर उस फूड को लेता है, उस फ्रूट को, रॉ फूड को या कोई भी रॉ फ्रूट है या वेजिटेबल है उसको खा लेता है या अंडर कुक फूड है उसको खाता है, तो उससे फूड पॉइजन हो जाता है। नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। आपको बताया कि हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होता। सारे ऑर्गेनिजम्स आर नॉट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल। सम ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल ऑल्सो। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यूजफुल भी हैं।
यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनसे फूड प्रोड्यूस की जाती है, फूड को बनाया जाता है। जिस तरह ब्रेड बनती है, ब्रेड को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईस्ट यूज़ किया जाता है टू मेक ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट यूज़ किया जाता है। इसी तरह योगर्ट, दही को बनाने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है और ये बैक्टीरिया उस मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से चीज़ को फॉर्म करने के लिए बैक्टीरिया एंड मोल्ड, मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस, बैक्टीरिया एंड मोल्ड को यूज़ करा जाता है और जब जाके डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ फॉर्म होती हैं। सो ब्रेड इज़ फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ ईस्ट एंड योगर्ट इज़ फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड चीज़ इज़ फॉर्म बाय द बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। अब किस तरह से ब्रेड फॉर्म की जाती है, ब्रेड फॉर्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, फ्लावर लेते हैं। ब्रेड फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लावर लेंगे, उस फ्लावर के अंदर शुगर ऐड की जाती है, शुगर के साथ ईस्ट ऐड किया जाता है और ल्यूक वार्म वाटर, जो नीम गर्म पानी है, उसको ऐड कर दिया जाता है। फ्लावर में शुगर, ईस्ट और ल्यूक वार्म वाटर ऐड किया जाता है। जो नीम गर्म पानी होता है, हल्का सा जो इसके अंदर हॉटनेस होती है, उसको करके हम क्या करते हैं, इस फ्लावर को नीट कर लेते हैं, डो बना लेते हैं, इसको गूंद लेते हैं। वहाँ पर नीट करने से, डो बनाने से क्या होता है, यहाँ पर ये ईस्ट इस शुगर के साथ रिएक्ट करती है। ईस्ट जब शुगर से रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है एंड इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल फॉर्म होता है। इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, इट इज़ अ गैस। तो ये क्या फॉर्म करती है, उस डो के अंदर, उस आटे के अंदर बबल्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वो फ्लावर इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है आटा। और जब ब्रेड बनाकर उसको बेक किया जाता है तो वो ब्रेड भी इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से राइज होती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फूल जाती है और ये इथेनॉल उस वक्त एवापोरेट हो जाता है जब बेकिंग की जाती है। ऑन द टाइम ऑफ बेकिंग ये इथेनॉल एवापोरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब एवापोरेट होता है तो बबल्स फॉर्म करता है, जिससे कि वो ब्रेड राइज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच डेड organisms or waste products are broken down into simpler substances. माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स and waste material डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट मटेरियल किसमें टूट जाते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में ये टूट जाते हैं। किसके थ्रू टूटते हैं ये, बैक्टीरिया एंड फंजाई, and they are called as decomposers. Bacteria and fungi, special type of bacteria and fungi are present inside the soil और ये bacteria and fungi क्या करते हैं, dead organisms and waste material को break down करते हैं into simpler substances and these bacteria and fungi are called as decomposers. जब ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ये बैक्टीरिया एंड फंजाई इन सिंपलर सब्सटेंसेस से अपनी फूड लेते हैं,
स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इनकी फूड होती है जिसमें से ये स्मॉल अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर ऐड हो जाते हैं। सॉइल में ऐड होने से बेनिफिट क्या होता है, उस सॉइल में प्लांट ग्रो करता है और जब प्लांट ग्रो करता है तो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है इन बैक्टीरिया और फंजाई से कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर रहे होते हैं, ये दोबारा से रिसाइकल हो रहे होते हैं और ये अर्थ के ऊपर एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंशन हो जाती है कि बहुत सारे डेड ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहे होते हैं, वो प्रिवेंशन हो जाती है एक्यूमुलेशन से। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये रिसाइकल कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को और इस तरह यहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है, जो सिंपलर सब्सटेंस बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में जाने से क्या होता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो डिकम्पोजिशन का बेनिफिट क्या है या इन डिकम्पोजर से फ़ायदा क्या है कि एक तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट मटेरियल्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देते, अर्थ के ऊपर जमा होने से बचा रहे हैं। दूसरा ये रिसाइकल कर रहे हैं, इसमें से सिंपलर सब्सटेंस को इसमें सिंपलर सब्सटेंस निकाल लेते हैं, खुद भी उसे एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज इज रिमेनिंग अप टिल नाउ। अब तक एक्सरसाइज रह गई है, चैप्टर इज कंप्लीटेड, टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट lecture we will discuss about exercise of chapter number 5. Now note down your homework. Write down your diary. First of all, you have to complete your copy work by the content solution. पेज नंबर 116 एंड 117, पेज नंबर 116 और 117 पर जो वर्क मौजूद है आप वहाँ से अपने कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। एंड योर होम टास्क इज रीड ऑल की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 4 and 5. 4 chapters are included in your syllabus. Chapter 1, 2, 4, 5. तो आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है चैप्टर 5 की। आपको चैप्टर 1, 2, 4, 5 के तमाम की पॉइंट्स को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉपी वर्क कंप्लीट करना है बाय द कंटेंट सोल्यूशन, पेज नंबर 116 एंड 117। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5. टिल देन, अल्लाह हाफिज़।